नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम आपका जो फर्स्ट टॉपिक था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों ही कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने नया अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, वो भी उसमें भी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 30-35 क्वेश्चंस हैं, उसको हम एक ही वीडियो में करने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? आपसे पूछ रहा है कौन सा सामाजिक परिवर्तन है जो हमेशा किसकी तरफ संकेत करता है? मानव प्रसन्नता की तरफ संकेत करता है। कौन सा है? विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण या उद्विकास? कौन सा है? तो देखिए, इसमें से क्या है? पश्चिमीकरण। भाई, किसी चीज का वेस्टर्नाइजेशन हो जाए, कोई चीज मॉडर्न हो जाए, ये जरूरी तो नहीं हो कि उससे मतलब प्रसन्नता भी इंगित हो, तो ये तो नहीं होगा। उद्विकास, ये भी नहीं होगा। देखिए, आप जो कंफ्यूज होंगे, आप विकास और प्रगति में होंगे। देखिए, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, लेकिन वो डेवलपमेंट हमेशा क्या हो, हैप्पीनेस लेकर आए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपको प्रोग्रेस होता है किसी इंसान का, वो हमेशा किसको दर्शाता है? वो हमेशा दर्शाता है प्रसन्नता को। तो जो मानव प्रसन्नता को दर्शाएगा वो कौन सा होगा? प्रगति होगा। ठीक है, देखिए, प्रगति का अर्थ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है। अतः मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है, क्योंकि मानव प्रसन्नता सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, कौन सी है? वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास या आर्थिक वृद्धि? तो कौन सी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास। ठीक है, यानी कि विकास वो प्रक्रिया है जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। किसके संदर्भ में? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। विकास इस प्रकार के परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। विकास क्या है? विकास किसकी ओर हमेशा अग्रसर होता है? विकास हमेशा श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। आपसे पूछ रहा है जो कार्ल मार्क्स थे, उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष, सामाजिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन या औद्योगिक सुधार? अगर आपने कार्ल मार्क्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उनकी जो मेन थ्योरी थी वही थी क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इनका मेन क्या है? वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है वो क्या है? वर्ग संघर्ष, यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देखिए, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल का मुख्य योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ठीक है, तो आपसे पूछा, जब समाज की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी परिवर्तन? तो भाई, ये तो एकदम कॉमन सेंस का सवाल हो गया कि अगर समाज की संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो उसको सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन तब कहते हैं जब किसी धार्मिक संस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, भौतिक संस्था तब कहते हैं जब किसी चीज के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता। प्रौद्योगिकी परिवर्तन तब कहते हैं जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। तो अगर समाज की संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो उसको तो सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। कुछ ने संरचना में परिवर्तन, कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन, तो कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने जो संरचना में परिवर्तन है उसको अलग अलग तरह से व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या कहते हैं? धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन? देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है कि आप सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन ही है, तो
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन वही आएगा ना जो आपके सिलेबस में दिया होगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी की एक खासियत ये है कि यूपी ट्रिपल एससी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो एक चीज और देखिए, समाज की संरचना उसके प्रकारों में परिवर्तन, ठीक है। जब समाज की संरचना उसके प्रकारों में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है तो ये ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, ये होगा सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए जब समाज की संरचना उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने, के डेविस ने, मैकाइवर पेज ने, के डेविस ने, गिलिन व गिलिन ने या AW ग्रीन ने। तो ये जो आपकी परिभाषा है कौन सी, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो, ये आपकी परिभाषा दी है के डेविस ने, ठीक है। याद रखिएगा ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है, ये बुक किसने लिखी है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन बदलावों से है जो सामाजिक संगठन में हुआ करते हैं, अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। के डेविस ने कहा था कि समाज के ढांचे और उसके प्रकारों में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको, जलवायु को, संरचना को, सार्वभौमिकता को या समय को। आपसे पूछ रहा है इन चारों में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि इन चार में से कौन सी है जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। हालांकि हैं तो चारों ही, लेकिन आपसे जो तीन प्रमुख पूछ रहा है, ठीक है। तो संरचना देखिए प्रमुख है, सार्वभौमिकता यानी कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन या आप यूनिवर्सलिज्म कह लीजिए, और समय, ये तीनों ही चीजें किसमें आएंगी, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में आएंगी। लेकिन जो जलवायु है, जलवायु क्या है, जलवायु एक भौगोलिक परिस्थिति है, ठीक है। इसका सामाजिक परिवर्तन से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ब्रॉड टर्म में देखें तो जलवायु भी सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पर जलवायु इन तीनों में क्या है, सबसे निम्न है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन क्या है, मेन है। जलवायु क्या है, जलवायु आपका क्या है, एक भौगोलिक फिनोमिना है, एक भौगोलिक तथ्य है। देखिए ये देखिए इसका, संरचना, सार्वभौमिकता तथा समय सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि जो जलवायु है ये भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वी परेटो या के डेविस। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन है जिसने क्या कहा था, प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया था। तो ये किसने किया था, ये आपका क्या था, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना भाई, जब उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा था, एक सर्वहारा वर्ग बताया था, एक बुर्जुआ वर्ग बताया था। ये बताया था जो मतलब बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। तो इस तरह की जो चीजें थी वो किसने बताई थी, ये बताई थी आपके कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन आपका क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में कार्ल मार्क्स ने किया है। उनका मानना है कि जब उत्पादन के उपकरणों यानी कि प्रौद्योगिकी, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब उत्पादन के साधनों में, उत्पादन के उपकरणों में, उत्पादन के कौशल में, ज्ञान में और उत्पादन के संबंध में परिवर्तन आएगा तो जो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक जो अधिसंरचना है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। जो क्या कहलाएगा, यही चीज क्या कहलाएगी, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगी। मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारण माना है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारण माना है, तो आपको आंसर बताना होगा किसने, मार्क्स ने, यानी कि कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारण माना है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष बहुत फोकस में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका,
सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या इनमें से तीनों पक्षों को? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो देखिए आपका सामाजिक परिवर्तन है, ये सामाजिक संरचना को आपका क्या करेगा? सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। ये देखिए यही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मतलब उसकी सिर्फ भाषा बदल दी गई है, आपसे तीसरी बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सीधी सी लाइन आप बस ये याद रखिए कि जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समाज की संरचना में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक तथा बाह्य या संरचनात्मक दोनों ही पक्षों में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज के में आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे दोनों तरह के पक्षों में जब परिवर्तन होता है तो दोनों ही क्या होते हैं? सामाजिक परिवर्तन होते हैं। समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जो परिवर्तन है ये एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया, यानी कि ये पूरे विश्व की हर समाज में हर जगह पे देखने को मिलता है और ये एक ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, जो हर समय अपनी एक गति से चलता रहता है। ठीक है, क्या? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आपसे पूछ रहा है इन चारों में से क्या है जो सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं बनता है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, यानी कि उसमें बाधा नहीं है। तो देखिए जो आपका आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, मतलब जो आपका जो कंपटीशन होता है किसको लेकर? अर्थ को लेकर, यानी कि पैसे को लेकर, वो क्या है? इसमें अवरोधक नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। जबकि जो आर्थिक लागत है, निहित स्वार्थ है और जड़ता है, ये तीनों ही इसके अवरोध क्या होंगे? अवरोधक होंगे। ठीक है, देखिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन के विरोधी रुख या मनोवृत्ति जिसमें स्वार्थ निहित होता है, तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिसमें आर्थिक लागत अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों से संपर्क नहीं कर पाते, तथा रूढ़िवादी समाज में जड़ता की स्थिरता के कारण सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता, सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है। ठीक है, तो ये तीन क्या होंगे? आपके सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक होंगे, जबकि जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है ये सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकिकीय कारण है? कौन सा? अप्रवास व उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी वृद्धि या ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अप्रवास और उत्प्रवास हैं जो आपके, ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन के जनांकिकीय कारण है। देखिए मान लीजिए कोई एक जगह है, ठीक है, वहां से बहुत सारे लोग किसी दूसरी जगह चले गए, ठीक है, तो वहां जाकर जब वो उस माहौल में एडजस्ट होंगे तो वहां पर भी कुछ परिवर्तन होंगे। या कोई एक जगह है, कहीं के लोग वहां पर आकर बस गए तो वहां पर उन लोग के आने से भी चेंज होगा। तो जो जनांकिकीय कारक है वो क्या है? कहीं से लोगों का चले जाना किसी बस्ती को छोड़कर, या किसी बस्ती में आकर लोगों का बस जाना क्या है? यानी कि अप्रवास और उत्प्रवास, ये दोनों ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन के जनांकिकीय कारण हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन के जनांकिकीय कारण में शामिल है अप्रवास और उत्प्रवास, यानी कि माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, तथा जन्म एवं मृत्यु दर, यानी कि बर्थ एंड डेथ रेट। किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा अथवा अधिक होगा, यह उस समाज के अप्रवास और उत्प्रवास की दशाओं पर निर्भर करता है। देखिए किसी स्थान की जो जनसंख्या है वो कैसे निर्धारित होती है कि वहां पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उसकी दर क्या है, ठीक है, और कैसे निर्धारित होता है कि वहां से मतलब कितने लोग
हम मतलब एक साल में कितने लोग बाहर जगहों पर जाके रहने लग रहे हैं और कितने लोग बाहरी जगहों से आकर वहां पर रहने लग रहे हैं। इस तरह की चीजों से क्या होता है, जो आपकी डेमोग्राफी है वो आपकी डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम का मतलब वेस्टर्न साइड से है, वेस्ट मतलब जो आपकी अमेरिका, यूरोप, इस तरह की जो मतलब जो आपके महाद्वीप हैं उनसे है पश्चिम का मतलब। पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म, देखिए किसी समाज के उदय के लिए यानी किसी व्यवस्था के उदय के लिए किसी एक धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना है। देखिए प्रोटेस्टेंट क्या है, एक धर्म है, प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को क्या माना है, सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? प्रौद्योगिकी कारक को, धार्मिक सांस्कृतिक कारक को, जैविकीय कारक को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जब यहाँ धर्म की बात की जा रही तो धर्म का संबंध इनमें से किससे है? धर्म का संबंध है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये जो किसको इंगित करता है, किस कारक को, तो ये इंगित करता है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक कारक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैक्स वेबर ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है, जो सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है किसने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो आपको पता होना चाहिए जो आपके मैक्स वेबर थे, इन्होंने क्या माना था कि जो पश्चिम में पूंजीवादी समाज का उदय हुआ है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, जो सामाजिक रूपांतरण के जो दो स्वरूप हैं कौन कौन से? आधुनिकीकरण और क्रांति। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है क्या कि सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूप कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? आधुनिकीकरण और क्रांति। आपसे पूछ रहा है इनका उल्लेख किसने किया है? कार्ल मैनहीम ने, रजनी कोठारी ने, सैमुअल कोएनिग ने, या जी लिंडबर्ग ने? किसने किया है? तो ये आपका किया है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मैनहीम ने। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण और क्रांति का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख कार्ल मैनहीम ने किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रवृत्ति क्रांतिकारी और विकासदायी होती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी? आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? क्रांतिकारी और विकासवादी होती है। यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होती है कि इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, किसमें परिवर्तन लाते हैं? सामाजिक संरचना में किस तरह के परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ है, यानी कि समाजशास्त्री संदर्भ में अगर सामाजिक परिवर्तन को देखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समिति में परिवर्तन, या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो देखिए जो आपका समाजशास्त्र है ये मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? जो आपका समाजशास्त्र है ये समाज में जो स्थापित संबंध हैं उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। जो अगर आपको समाजशास्त्रीय अर्थ में देखना है तो सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब होगा? आपने देखिए जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी आपको डेफिनेशन बताई गई थी। तो एक डेफिनेशन थी मैकाइवर और पेज की, तो उसमें उस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। तो अगर आप समाजशास्त्र के अर्थ में देखेंगे तो जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है वही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। देखिए आ भी गए यहाँ पर। मैकाइवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन
कहेंगे। ठीक है, ये तो आप याद ही रखिएगा। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखिएगा कि मैकाइवर और पेज ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया है। तो मैकाइवर और पेज ने अपनी सोसाइटी नाम की पुस्तक में जो सामाजिक परिवर्तन है उसको स्पष्ट किया है। और सामाजिक परिवर्तन का संदर्भ अगर समाजशास्त्र के अर्थ में लें तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में आने वाला परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे। संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे, आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, बुनियादी परिवर्तन कहेंगे या बाह्य परिवर्तन कहेंगे। तो इसको कहेंगे आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नया परिवर्तन दिखाई पड़े तो इसको कहते हैं आंतरिक परिवर्तन, यानी कि उसके अंदर के स्वरूप में आया हुआ परिवर्तन। देखिए, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसको आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ या उक्त तीनों। तो देखिए, आपका जो रूढ़िवादिता है मतलब कि लोग वही पुरानी दुरानी परंपराओं को पकड़े रहते हैं, उसी के हिसाब से सब होना चाहिए, वैसे ही सब होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक नया चेंज लाने में बाधा बनता है। निरक्षरता, भाई जब लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी उनको कोई नई चीजें सिखाना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। निहित स्वार्थ, ठीक है भाई, किसी चीज में किसी मान लीजिए कोई परंपरा है, उसमें किसी का स्वार्थ निहित है तो वो उसको बदलना चाहेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं ये क्या है, आपका सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उक्त तीनों, यानी कि तीनों ही आपके सही हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में रूढ़िवादिता, निरक्षरता तथा निहित स्वार्थ तीनों हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपसे फिर से क्या पूछ रहा है, नहीं है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपसे है या नहीं है पूछ रहा है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आता हुआ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो है या नहीं को सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे मान लीजिए पूछा नहीं है और आपने पढ़ लिया कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक है तो आप तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे ना। तो इसीलिए पहले स्टेटमेंट आपसे क्या दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से रीड करिए। क्या ऑप्शन है, जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी या पारिवारिक। तो इसमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो देखिए, जो आपका पारिवारिक है, देखिए भाई कोई अगर चीज है वो पारिवारिक स्तर पे है तो वो पूरे समाज को इफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो सामाजिक परिवर्तन का कारक है वो पारिवारिक नहीं हो सकता। पारिवारिक का मतलब है कि कोई चीज आपके परिवार तक सीमित है। ठीक है, तो जो जनसंख्यात्मक है ये भी सामाजिक परिवर्तन का कारक है, सांस्कृतिक है ये भी है, प्रौद्योगिकी है ये भी है, लेकिन जो आपका पारिवारिक है ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। देखिए, जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं जबकि पारिवारिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है। कार्ल मार्क्स ने, ओ स्पेंगलर ने, WF ऑकबर्न ने या H स्पेंसर ने, किसने बताया है। तो देखिए, जो आपके ऑकबर्न थे, ठीक है, जो आपके WF ऑकबर्न हैं, इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में इन्होंने बताया था कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है और उसके बीच में अंतर क्या होता है। किसने बताया था, आपका WF ऑकबर्न ने। देखिए, सांस्कृतिक पश्चाता या विलंबना, कल्चरल लैग की अवधारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन कि जो आपका कल्चरल लैग है या सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। तो ये किसने दी है, ये आपकी दी थी WF ऑकबर्न ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है इस एक लाइन में, क्या कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है, तो किसने दी है, ऑकबर्न ने दी है। ठीक है, अपनी किस पुस्तक में दी है, तो ये दी है सोशल चेंज नाम की किताब में। यानी कि आपको एक लाइन याद रखनी है कि WF ऑकबर्न ने अपनी किताब सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाता, जिसको क्या कहते हैं, कल्चरल लैग कहते हैं, इसकी क्या दी थी, अवधारणा दी थी। आपको तीन टर्म याद रखने हैं यहाँ पर, क्या,
कल्चरल लैग, WF ऑकबर्न और सोशल चेंज। WF ऑकबर्न ने अपनी सोशल चेंज नाम की किताब में कल्चरल लैग की अवधारणा दी थी। ठीक है, देखिए उन्होंने संस्कृति को दो उपखंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर और अभौतिक संस्कृति यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पैराग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे घूम फिरकर अब तक 20-25 बार क्वेश्चन रिपीट होकर बन चुके हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि WF ऑकबर्न ने अपनी किस पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। तो WF ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑकबर्न ने या किसने संस्कृति को दो उपखंडों में विभाजित किया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑकबर्न ने संस्कृति को दो उपखंडों में विभाजित किया है, और वो दो उपखंड कौन कौन से हैं। पहला है आपका भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा। मर्टन ने, समनर ने, डेविस ने या रॉस ने। आपसे पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपने देखिए अगर इसकी क्लासेस देखी हैं, जो इसकी थ्योरी की क्लास कराई गई हैं, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, E.A. रॉस ने किया था। आंसर क्या है इसका, रॉस ने। ठीक है, देखिए अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रॉस ने संभवतः अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण शब्द का विश्लेषण किया है। यहाँ पर शब्द होगा। ठीक है, देखिए तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि E.A. रॉस ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किस पुस्तक में किया था, सोशल कंट्रोल में। 3 टर्म याद रखने हैं कौन कौन से, E.A. रॉस, सोशल कंट्रोल और जो इनकी पुस्तक का नाम है वो भी है क्या, सोशल कंट्रोल। ठीक है, रॉस ने लिखा है कि सामान्यतः सामाजिक नियंत्रण से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमाना हस्तक्षेप से है। ये व्यक्ति सरकारी अधिकारी, नेता अथवा कार्यकर्ता हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है, और रॉस ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण से हम क्या समझते हैं, सामाजिक नियंत्रण से हमारा मतलब है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मनमाना हस्तक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है, रॉस, मार्क्स, वेबलेन या पुरेटो। तो देखिए अभी अभी आपने जस्ट ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से कौन जुड़ा है, तो ये है आपके रॉस यानी कि E.A. रॉस। ठीक है, फिर से वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण विषय का विश्लेषण किया है। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत, पुरेटो चक्रीय सिद्धांत और वेबलेन प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपका रॉस का तो बताया ही गया है कि रॉस किससे संबंधित है। यहाँ पर आपके रॉस किससे संबंधित है, रॉस आपके संबंधित है सामाजिक नियंत्रण से। मार्क्स किससे संबंधित है, मार्क्स आपके संबंधित हैं वर्ग संघर्ष से। ठीक है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से। जो आपके वेबलेन है, वेबलेन किससे संबंधित है, वेबलेन संबंधित है प्रौद्योगिकी परिवर्तन से। और जो आपको पुरेटो है ये संबंधित है चक्रीय सिद्धांत से। ठीक है, देखिए जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उसका पूरा एनालिसिस करके उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर देखिए आपने मतलब एक जो चैप्टर पढ़ा है उसकी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और उन क्वेश्चंस को ठीक ठाक आपने एनालिसिस उसका कर लिया है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसी को फिर अलग अलग 50 सोर्स से पढ़ने की कोशिश करें। बस क्या करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर एक बार क्या करिए, बुक किताब जिस भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ने के बाद उस पर अपनी जो एक विचारधारा है उसको डेवलप करिए। आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जब तक आप रट कर पढ़ते रहेंगे आपकी चीज़ें गलत होती रहेंगी, और जिस दिन आप समझ कर पढ़ना चालू कर देते हैं उस दिन क्या होता है, आपकी जो तर्क शक्ति है वो काम करने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपकी, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं क्या।
समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिरीकरण या सामाजिक नियंत्रण क्या कहते हैं? तो देखिए ये भी आपको ये परिभाषा भी बताई जा चुकी है क्या कि व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए जब किसी भी समाज द्वारा किसी पर दबाव डाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट ही यही है। देखिए व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपकी सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल की क्या है? डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक नियमों और अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा। सी है आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, ये उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए जो आपका सामाजिक नियंत्रण है ये किसके द्वारा क्रियाशील होता है? ये आपका क्रियाशील होता है किसके द्वारा? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। देखिए आपको बताया था ना कि जो आपके जैसे औपचारिक चीज जैसे राज्य है, पुलिस है, नियम है, कानून है, संविधान है, ये क्या है आपका? औपचारिक नियंत्रण के साधन है। लेकिन जैसे आप जो आपकी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, लोक रीतियां हैं, आपके जो मतलब अन्य तरह के विधि विधान है, ये सब क्या है? ये आप पर एक औपचारिक मतलब अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण लगाते हैं। तो जो आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण जो है आपका क्रियाशील होता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों के द्वारा क्रियाशील होते हैं। देखिए सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा। नेक्स्ट है आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और एवं कानूनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आपका जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। यही इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग कौन सा है? समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या सामाजिक मान्यताएं। तो कौन सा है सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग? तो ये है आपका समाजीकरण। ये भी आप अपने थ्योरी में जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो समाजीकरण है ये सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग होता है। देखिए यहाँ पर आपका बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका? यह है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित एवं अनापेक्षित है इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा ही होती है। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये सामाजिक नियंत्रण से क्या है संबंधित है या नहीं है? तो संबंधित है। और देखिए जो समाजीकरण है इसी के द्वारा व्यक्ति को ये पता चलता है कि समाज में किस तरह का जो व्यवहार है अपेक्षित है और किस तरह का व्यवहार अनपेक्षित है। ठीक है, देखिए जिन माध्यमों के द्वारा समाजीकरण होता है बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। यानी कि समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण दोनों के लिए जो आपके माध्यम है वो लगभग समान होते हैं। इसीलिए कभी कभी समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक सी लगती है। समाजीकरण नियंत्रण का एक आधार है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका कि जो समाजीकरण है ये सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण होगा समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। अतः स्पष्ट है कि समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है किसके अंतर्गत? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत, यानी कि जो आपके ऑफिशियल चीजें होती हैं, ऑफिशियल सोशल कंट्रोल है, उसके अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आएगी? कानून,
कारावास, धर्म या राज्य। आप सभी को पता होगा और आपको पढ़ा भी दिया गया था कि जो आपके कानून है, राज्य हैं, कारावास हैं, पुलिस हैं, ये सब चीजें किस में आएंगी, ये सब चीजें ऑफिशियल में आती है। जबकि जो आपका धर्म है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, लोक रीतियां हैं, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगी आपकी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका धर्म। धर्म किस में नहीं आता है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में धर्म नहीं आएगा। ठीक है, देखिए औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित नियमों के द्वारा, निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था होती है। राज्य, पुलिस, न्यायालय, किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है। ठीक है, औपचारिक नियंत्रण के उदाहरण क्या क्या है, आपका राज्य हो गया, पुलिस हो गया, न्यायालय हो गया, कोई संगठन हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके औपचारिक नियंत्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे। औपचारिक नियंत्रण में, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में, अनौपचारिक नियंत्रण में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किस में रखेंगे, ये अनौपचारिक नियंत्रण में रखेंगे। ठीक है, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण, उसके लिए उसको किसी कारावास की, पुलिस की, राज्य की या न्यायालय की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है, सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना या कीमतों पर नियंत्रण रखना। आपसे क्या पूछ रहा है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होगा, आदर्श नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। ये क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य होगा। ठीक है, देखिए क्या आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना है एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। सामाजिक नियंत्रण के जब आपको उद्देश्य बढ़ाए गए थे, आपको ये बताया गया था कि समाज में किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, कोई हिंसात्मक घटना ना हो, कोई मतलब अव्यवस्था ना हो और समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखे, इसके लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी होता है। ठीक है, जिस प्रकार राज्य अपने नियमों के उल्लंघन करने वाले को दंड देता है, समाज भी सामाजिक नियम कानूनों को तोड़ने वालों को दंड देता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहार में निश्चित तथा एकरूपता रहती है। अतः सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आदर्श नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, जनरीति है, यानी कि तीन नहीं होंगे, कोई एक होगा। कौन सा है, नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या एक विवाह। देखिए विवाह से इसका कोई लेना देना है ही नहीं जनरीति का। ठीक है, तो जो आपका सामाजिक नियंत्रण की जो जनरीति है वो कौन सी होगी, नमस्ते करना। ठीक है, देखिए प्रत्येक समाज प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी अपनी लोक रीतियां, जिसको फोकवेज कहते हैं, वो होती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये अपेक्षा की जाती है कि यदि अपने से बड़ों या कोई अतिथि आता है तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा पैर छूना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उस परंपरागत ढंग से अभिनंदन नहीं करता है तो वैसे लोगों को थोड़ी बहुत निंदा तो की जाती है, पर उस समाज उसे कठोर दंड नहीं देता है। अपेक्षित व्यवहार मात्र अपेक्षित ही होता है, अतः नितांत आवश्यक नहीं। ठीक है, दूसरे समाज में जनरीतियों में एक शुड बिहेवियर है। जनरीति क्या है, एक शुड बिहेवियर। देखिए मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आया, अगर आपने उससे नमस्ते नहीं किया या आपने उसके पैर नहीं छुए तो आपको फांसी नहीं दे दी जाएगी, बहुत बड़ी सजा दे दी है। मतलब ये क्या है, ये एक अपेक्षित व्यवहार होता है। ये एक सामाजिक व्यक्ति से ये इन चीजों की अपेक्षा की जाती है कि उसको ये चीजें करनी चाहिए। एक शुड बिहेवियर यानी कि एक किया जाने वाला बिहेवियर, जो चीजें समाज में क्या है, प्रशंसनीय है। अगर आपने किसी ने नमस्ते नहीं किया तो वो क्या करेगा, चार जगह पे आपकी निंदा करेगा, लेकिन आपको कोई दंड नहीं दे देगा। ठीक है, तो जो आपके इस तरह के व्यवहार हैं वो क्या है,
जो आपका सामाजिक नियंत्रण की जो जनरीति है, जनरीति क्या है, एक किया जाने वाला व्यवहार होती है, यानी कि एक शुड बिहेवियर होती है। इसको ना करने पर या इसकी अवहेलना करने पर, इसका उल्लंघन करने पर आपको कोई दंड नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? अभी आपने जस्ट ऊपर ये पढ़ा था, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसने किया था? किम्बाल यंग ने, कार्ल मैनहीम ने, C.H. कूले ने या मैक्स वेबर ने। तो किसने किया है सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष का उल्लेख? तो ये आपका किया है किसने? ये किया है कार्ल मैनहीम ने। ठीक है, देखिए कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, परोक्ष और इनडायरेक्ट दोनों नियंत्रणों की चर्चा अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में विस्तार से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा आपको एक स्टेटमेंट कई बार बताया गया था, आपको याद भी करवाया गया था। जो कार्ल मैनहीम थे, इन्होंने अपनी जो बुक थी इनकी मैन एंड सोसाइटी, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल की जो अवधारणा है वो दी है। किसकी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में दी थी। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्रायः प्राथमिक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी इत्यादि। देखिए जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है किसी व्यक्ति पर या समाज का, वो किनके द्वारा होता है? प्राथमिक समूहों के द्वारा होता है। प्राथमिक समूह क्या है? मतलब आपके माता पिता हो गए, आपके मित्र हो गए, आपका परिवार हो गया, आपके शिक्षक हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, ये सब क्या है? आपके प्राथमिक समूह हैं। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है वो क्या है? व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण, यानी कि आपके जो प्राथमिक समूह है उनको छोड़ने के बाद जो जिस तरह का भी आप पर नियंत्रण लगता है वो क्या है? वो द्वितीयक समूहों द्वारा लगता है, और द्वितीयक समूहों द्वारा लगने वाला जो नियंत्रण है वो क्या है? अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है कौन सा? सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण आपसे पूछ रहा है, तो सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है कौन सा है? स्कूल, परिवार, पड़ोस या नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है वो है आपका परिवार। ठीक है, आप पर जो प्रत्यक्षता सबसे अधिक जिसका नियंत्रण होता है वो होता है आपका परिवार। ठीक है, देखिए सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहां सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यही होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों की जानकारी सर्वप्रथम परिवार में ही होती है। देखिए बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के द्वारा उसको सबसे पहले नियम, धर्म, परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, प्रतिमान, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ये चीज़ें करनी है, परिवार में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये त्योहार होता है, ये पूजा पाठ होता है, इस तरह की चीज़ें बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है। ठीक है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। चूंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का सदस्य बना रहता है, इसलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण के अभिकारणों के रूप में आजीवन कार्य करता रहता है। ठीक है, देखिए भाई जो व्यक्ति है मान लीजिए वो अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन वो परिवार का सदस्य तो रहेगा ही ना। तो क्या है, जो परिवार है, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले के द्वारा, गुरविच तथा मूर के द्वारा, लैपियर द्वारा या कार्ल मैनहीम के द्वारा। तो चेतन और अचेतन प्रकार का जो सामाजिक नियंत्रण है इसका उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख किया है आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कूले ने। ठीक है, यही आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रकार का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? चेतन और अचेतन, सहयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या सकारात्मक और नकारात्मक। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ठीक है,
तो देखिए जो आपका यहाँ पर सहयोग और संघर्ष है, आपको जब सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप बताए गए थे, प्रकार बताए गए थे, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था जो चेतन और अचेतन है ये भी सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक भी हैं। इसके अलावा आपको एक और बताया गया था व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं, जबकि जो आपका सहयोग और संघर्ष है ये क्या है, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप नहीं है। यही आपका एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी ने अपनी जाति के बाहर विवाह कर लिया तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। साधारणतया ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति पंचायत कठोर दंड देती है और जाति निष्कासन कर देती है। यह नकारात्मक नियंत्रण का एक उदाहरण है। हालांकि ये बहुत पहले की बात है, आपके समाज में ऐसा नहीं किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियम नियोजित एवं अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसकी, आपसे पूछा, ये जो आपको परिभाषा दी हुई है ये किसकी परिभाषा है, रॉस की, ब्रियरली की, ऑकबर्न और निमकॉफ की, या पार्सन्स की। तो ये जो आपकी परिभाषा है, ठीक है, ये जो आपकी परिभाषा दी हुई है ये किसकी परिभाषा है, ये दी है आपकी परिभाषा ऑप्शन नंबर बी, ब्रियरली ने। ठीक है, किसकी है ये, ब्रियरली की परिभाषा है। देखिए जो आपके बियरली थे इनका मत क्या था कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें जिनके वे सदस्य होते हैं। यानी कि वो जिन संस्थाओं के सदस्य होते हैं उन्हीं के नियमों कानूनों के अनुसार उनको व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ठीक है, किसके अनुसार पूछ रहा है आपसे, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार। कौन से हैं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था या समाजीकरण। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। देखिए ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ठीक है, किसके अनुसार, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने कहा था कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया और साधन है जिसके द्वारा सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित किया जाता है। तो ये आपका कहा था ऑकबर्न और निमकॉफ ने। ठीक है, इस आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसकी थ्योरी भी और इसके क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना या आयकर चुकाना। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हड़ताल पर जाना ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की अव्यवस्था है, यानी कि मतलब एक गड़बड़ की स्थिति है, ये एक कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बाकी जो तीनों स्थिति हैं ये क्या है, ये सामाजिकरण में सहयोगी स्थितियां हैं, जबकि ये जो हड़ताल पर जाना है ये क्या है, एक संघर्षात्मक स्थिति हो जाती है। तो ये क्या है, सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाती है। देखिए हड़ताल पर जाना सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। इसी प्रकार हिंदू समाज में अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जाति में विवाह करे। ऐसा न करने पर समाज दंड देता है या जाति से निष्कासित कर देता है। सरकार नागरिकों से ये अपेक्षा करती है कि जो व्यक्ति आयकर के दायरे में हो वे सरकार को टैक्स दे। जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं सरकार उन पर जुर्माना लगाती है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों क्या हैं,
ये तीनों हैं अपनी मतलब सामाजिक नियंत्रण के सहयोगी हैं, जबकि ये जो है ये सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। इसी के साथ जो आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके आपको पूरी थ्योरी भी पढ़ा दी गई है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां आपको ज़रूरत लगे वहां पर शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। और आपको जो एक प्रैक्टिस सेट आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से कराया गया था 15 प्रैक्टिस सेट का, उस अगर आप ये वाली जो घटना चक्र की बुक आपको कराई जा रही है ये सीरीज कंप्लीट आप कर लेंगे और वो सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इतना स्कोर कर लेंगे कि आप जब मुख्य सेविका का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम ज़रूर होगा, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ते रहिए और क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन हो पाए उतना रिवीजन करते रहिए। देखिए ऐसा मत करिए कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो जितना पढ़ते रहिए आगे का उतना ही पीछे का रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।